नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन 360 के साथ। अगले आधे घंटे तक हम आपको सभी खबरें दिखाएंगे, अभी तक की हर वो खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी है, जिसका सीधा आपसे सरोकार है। हम आपको दिखाएंगे वो खबर जिसका असर आप पर हर दिन होता है। और सबसे पहले बात करते हैं सेहत की वैक्सीन की, जिसके मोर्चे पर भारत ने परचम लहरा दिया है। भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सवाल उठाने वाले तमाम लोगों को करारा जवाब देते हुए भारत अब हर रोज वैक्सीनेशन के लिए रिकॉर्ड बना रहा है। यानी 1 सितंबर को भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। एक हफ्ते के भीतर यह तीसरा मौका होगा जब भारत एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाएगा। 31 अगस्त को हमने 1 करोड़ 30 लाख टीके लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इससे पहले 27 अगस्त को भी भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया था। इस तरह वैक्सीनेशन की रेस में भारत ने तमाम मुल्कों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और ये आंकड़े उसकी गवाही भी दे रहे हैं, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत में अब तक 65 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई हैं, जबकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में यह आंकड़ा 37 करोड़ का है। अमेरिका भी कोरोना की नई लहर से जूझ रहा है। ब्राजील में कोरोना वैक्सीन की 19 करोड़ डोज दी गई हैं। विकसित देशों में वैक्सीनेशन के आंकड़ों को भी देखिए। जर्मनी में कोरोना के 10 करोड़ टीके लगे हैं, जबकि इंग्लैंड में 6 करोड़ डोज लगी हैं। रूस में 8 करोड़ डोज लगी हैं। कनाडा में 5 करोड़ 33 लाख डोज लगी हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज दी गई हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है जब भारत के वैक्सीनेशन टारगेट को एक विकासशील देश के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य करार दिया जा रहा था। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आलोचना हो रही थी कि आखिर भारत 100 करोड़ की आबादी को इतनी जल्दी वैक्सीनेट कैसे करेगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, जब जब मुसीबत आती है हम कर दिखाते हैं। किस तरह से लगातार आज तीसरा मौका होगा हफ्ते भर के अंदर जब हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। पश्चिमी देशों के अखबारों में हमारी इस मुहिम को खारिज किया गया था, एडिटोरियल लिखे गए थे, लेकिन ये आंकड़े उन सबको करारा जवाब है। जनवरी 2021 ये वो दिन था जब भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई, लेकिन भारत का वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी रहा। इस बीच 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। मई में करीब 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। जून में 6.3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। जुलाई महीने में कुल 13 करोड़ 45 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, तो अगस्त में करीब 17 करोड़ डोज लगाई गई। वैक्सीन लगाने की यह रफ्तार अब तक इतनी तेज हो चुकी है कि हर रोज 1 करोड़ वैक्सीन लग रही है और अब तक देश की आधी आबादी यानी करीब 65 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिससे दिसंबर के अंत तक सभी को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा होने की उम्मीद जग गई है। जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से सितंबर महीने में 25 करोड़ से अधिक डोज की सप्लाई हो सकती है। इस हिसाब से देश में सितंबर के अंत तक 90 करोड़ से अधिक डोज लगाने का आंकड़ा पार हो सकता है और दिसंबर तक इसी रफ्तार से संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। भारत ने अपने दम पर यह कामयाबी हासिल की है। आबादी को देखते हुए दुनिया की नजरें भारत पर थी, लेकिन भारत ने 2 कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन किया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत जो ठान लेता है उसे करके दिखाता है। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और निर्णय का ही ये नतीजा है कि भारत ने तमाम बड़े विकसित मुल्कों को वैक्सीनेशन के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भारत की उपलब्धि कितनी बड़ी है। भारत में कुल 65 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा केवल 37 करोड़ का है। इस लिहाज से करीब करीब 2 अमेरिका के बराबर, यानी कि अमेरिका के मुल्क की पूरी आबादी उसको डबल कर लीजिए, उसके बराबर भारत में वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अगर ब्राजील से इसकी तुलना करें तो करीब करीब यह आंकड़ा 3 ब्राजील के बराबर है। ब्राजील में अब तक केवल 19.2 करोड़ वैक्सीन डोज ही लगे हैं। जर्मनी में केवल 10 करोड़ वैक्सीन डोज लगे हैं, यानी भारत में 6 जर्मनी के बराबर कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। भारत की यह कामयाबी इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुकाम हमने अपने बूते हासिल किया है। वैक्सीन अपनी है और प्रोडक्शन भी अपना है। सही मायने में आत्मनिर्भर भारत की यह सबसे बुलंद तस्वीर है।
देश में वैक्सीन लगाने की ये रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि हर रोज 1 करोड़ वैक्सीन लग रही हैं और अगर यही रफ्तार रही तो 31 दिसंबर तक देश की कमोबेश पूरी आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएगी, यानी दोनों वैक्सीन लग चुकी होंगी। जुलाई के महीने में 13.45 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई। अगस्त में आंकड़ा बढ़कर 18 करोड़ को पार कर गया। सितंबर, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, माना जा रहा है कि सितंबर में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 25 करोड़ से ज्यादा रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 करोड़ डेली। जबकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए अनुमानित वैक्सीनेशन का आंकड़ा 30 करोड़ का है, यानी हर महीने 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जाएंगी। और जैसा कि सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि दिसंबर के महीने तक पूरा भारत, वयस्क भारत, फुल्ली वैक्सीनेट हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन की डोज के मामले में हम भले ही दुनिया के शीर्ष पर हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी कई हैं। 65 करोड़ टीके का आंकड़ा एक बड़ी कामयाबी लिहाज से देखा जाए है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक हमने सिर्फ अपनी 10% आबादी को ही कोरोना के दोनों टीके लगाए हैं, यानी फुल्ली वैक्सीनेट किए हैं, जबकि विकसित देशों में आंकड़ा 60% के ऊपर का है। कई बड़े राज्यों में तो ये आंकड़े और भी ज्यादा चिंताजनक हैं, खासकर तब जबकि तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जो संख्या है, जो आबादी है, वो 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन यहां वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 7 करोड़ 31 लाख डोज दी गई हैं, यानी 40 करोड़ डोज में से अभी कुल 7.5 करोड़ डोज ही उत्तर प्रदेश में पहुंची हैं। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। यहां भी आबादी 12 करोड़ से ज्यादा है, यानी कुल डोज की जरूरत 24 करोड़ है, लेकिन वैक्सीन कुल आबादी के आधी यानी 5.91 करोड़ ही पहुंच पाई है। बिहार का हाल तो और भी बेहाल है। यहां वैक्सीन लेने लायक आबादी 10 करोड़ है, यानी कुल डोज की जरूरत है 20 करोड़, लेकिन अब तक 3 करोड़ 81 लाख डोज ही दी गई हैं, जो कि रेशो के हाथ से बहुत कम है। कोरोना की अगली लहर को रोकने के लिए जरूरी है कि भारत करीब 60% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाए। राहत की बात यह है कि वैक्सीन की सप्लाई आने वाले महीनों में और ज्यादा बढ़ेगी और अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चलता रहा तो बहुत हद तक मुमकिन है कि दिसंबर से पहले ही देश की 18 साल से ऊपर की आबादी को फुल्ली वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हम हासिल कर लें। अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश के 4 टॉप राज्यों के आंकड़े हैं। यहां कोरोना वैक्सीन लगाने की स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन ये आंकड़े भी चिंता पैदा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 31 लाख वैक्सीन की डोज लगी है, जिसमें से 6.14 करोड़ लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि केवल 1 करोड़ 17 लाख लोगों को ही दूसरी डोज लगी है, यानी कुल आबादी के करीब 5% से ज्यादा लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज मिली हैं, जो फुल्ली वैक्सीनेट हैं। महाराष्ट्र में अब तक करीब 6 करोड़ वैक्सीन डोज में से 4 करोड़ 31 लाख लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 1 करोड़ 60 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं। यह आंकड़ा भी परेशान करने वाला है, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी जो होती है वो फुल्ली वैक्सीनेट यानी दोनों डोज लगने के बाद बेहतर होती है। आपको बता दें, यह हाल तब है जब पूरे देश में महाराष्ट्र में ही कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। मध्य प्रदेश चलते हैं, वहां का हाल भी बेहाल दिखता है। यहां 4 करोड़ 64 लाख वैक्सीन की डोज दी गई हैं, जिसमें से केवल 3 करोड़ 83 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है। वहीं केवल 82 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज यानी फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं। यहां दूसरे डोज का आंकड़ा 1 करोड़ से भी कम है, जो कि चिंता का विषय है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भले ही 4 करोड़ 64 लाख वैक्सीन डोज दी गई हों, लेकिन ये आंकड़े भी नाकाफी नजर आते हैं। केवल 4.25 करोड़ लोगों को पहली डोज मिली है, जबकि केवल 1 करोड़ 17 लाख लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट कहा जा सकता है, जिन्हें दोनों डोजेस हासिल हो चुकी हैं। साफ है कि भारत के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी आबादी है वहां तक वैक्सीन पहुंचाना आसान नहीं है, और यही वजह है कि तीसरी लहर की दहशत लगातार बनी हुई है और बार बार कहा जा रहा है, वैक्सीन ली हो या न ली हो, आपके लिए मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना सबसे मुफीद है। इस वक्त हमारे साथ एम्स दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अमरिंदर सिंह जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं डॉक्टर साहब के क्या कुछ स्थिति है और जो रफ्तार है वैक्सीनेशन का, अगर यही रफ्तार रहता है तो क्या स्थितियां जो हैं वो बनेंगी, ये भी हम डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस रफ्तार से देश में वैक्सीन का अभियान चल रहा है, आपको क्या लगता है ये वैक्सीनेशन जो फुल्ली वैक्सीनेट करने का टारगेट है, हम कब तक हासिल कर लेंगे? इस रफ्तार से अब हमने गति पकड़ी हुई है। हर 1-1 करोड़ की वैक्सीन अभी 3-4 दिन में लगातार दी गई है भारत सरकार की तरफ से। एक बहुत सराहना समझ योग कदम है, और बट इसको ये नहीं देखना पॉपुलेशन को कि लोगों को सिर्फ वैक्सीनेट कर दिया तो दैट इज़ इनफ।
जब तक दोनों वैक्सीन हमने दोनों डोज और दोनों डोज के 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी लेवल जो बनना स्टार्ट होता है तब जाके हमारे को सुरक्षा प्रणाली अच्छे से प्रदान होगी। तब तक हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मास्क, जो नाक और मुंह कवर करना कंप्लीट। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, वो अभी भी आपको पालन करना पड़ेगा जब तक हम 70% लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाते, हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती। तीसरा जो है हैंड हाइजीन, हर आधे घंटे में आपको 20-20 सेकंड तक का आपका हैंड साफ करते रहोगे, सबसे बेस्ट रहेगा। और चौथा प्रमुख जो आपने पहले बता ही दिया कि वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन हम इसी रफ्तार से चलती रही, करोड़ एक दिन में देते गए तो वो दिन दूर नहीं, दिसंबर तक या जनवरी तक हम 70% से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि अगस्त के महीने तक ही 5 दिन के भीतर 2 बार 1-1 करोड़ की वैक्सीन की डोज है। आप इसे कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? भारत की 100 करोड़ की आबादी और उसमें एक बड़ी आबादी वो है जो लिटरेट नहीं है, जो वैक्सीन को लेकर उसके इन्हिबिशन भी हो सकते हैं और जो गांव में बसती है। तो इस लिहाज से आंकड़ा कितना ही बड़ी अचीवमेंट आप कहेंगे सरकार के लिए, प्रशासन के लिए? पहले भी आपको बता दिया कि सरकार की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस रफ्तार से अब ये चले हुए हैं, अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो हम वो दिन दूर नहीं जब तक हम 70% लोगों को जल्दी वैक्सीनेट कर पाएंगे, दिसंबर तक या जनवरी तक। बट इसमें देखने वाली बात ये है कि 65 करोड़ जिसको लगी है वो सिंगल डोज लगी है। जब तक 65 करोड़ लोगों को डबल डोज लगेगी, वो भी एक टाइम आएगा जिस दिन हम दोनों डोज 70% लोगों को हमने नहीं दे पाते, तब तक हम हार्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाएंगे और तब तक हम अपनी मल्टीपल जितनी सब्सिक्वेंट वेव्स आने का खतरा हमको मंडरा रहा है हमारे सर पे, वो उसको हम रोकना तब भी जा सकता है जब तक हम 70% लोगों को दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट कर पाएंगे, तो ही हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जब तक दोनों डोज नहीं लग जाती और पूरी आबादी को नहीं लग जाती, तब तक आप अपने आप को कोरोना फ्री बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब सभी को दोनों डोज लगेंगी और उसके 15 दिन बाद वैक्सीनेशन जो है सही तरीके से काम करता है। तो इसीलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आगे बढ़ते हैं, तालिबान राज की बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज पूरी तरह से कायम हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अब वहां फंसे नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई लोग अब पैदल ही काबुल छोड़कर बॉर्डर इलाकों की तरफ रुख करने लगे हैं। जान बचाने की कोशिश में अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। खासतौर से अगर बात करें जो पाकिस्तान का हिस्सा है जहां पर बॉर्डर लगता है अफगान का, 22 लाख अफगानी नागरिक अब तक पड़ोसी देशों में शरणार्थी के तौर पर जा चुके हैं। वहां ना बिजली है, ना पानी है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन बस वो चले जा रहे हैं। 35 लाख लोग तालिबान के खौफ से घर बार छोड़कर बॉर्डर के इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि तालिबान से कितने खौफजदा होंगे कि अपना घर बार, पैसा, सब कुछ अपना मुल्क छोड़कर वो दूसरे मुल्कों की तरफ देखिए कैसे चले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ईरान बॉर्डर के हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। तस्वीर बॉर्डर इलाके के हालात खुद ब खुद बयां कर रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल ईरान बॉर्डर की तरफ निकल चले हैं। पहाड़ों घाटियों से उतरते हुए, भूख प्यास से बिलखते हुए, उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह तालिबान के चंगुल से छूट जाएं। अफगानिस्तान से भाग रहे इन शरणार्थियों से ईरान बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं, जिससे ईरान के सामने भी एक संकट पैदा हो गया है इन रिफ्यूजियों को रखने का। इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर भारी तादाद में अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे अफगानी नागरिकों को कैसे, कहां शरण दी जाए। पड़ोसी देशों में अब तक जो शरणार्थी पहुंच चुके हैं, उनकी ही रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि कई देशों ने अपने यहाँ अफगानी शरणार्थियों के लिए परमिशन दी है, लेकिन वो आंकड़े आबादी की तुलना में बहुत कम हैं। अमेरिका ने अपने यहाँ 30,000 अफगानी नागरिकों को शरण देने के लिए कहा है। ब्रिटेन ने 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देने का फैसला किया है, लेकिन उनकी प्राथमिकता महिलाएं और बच्चे होंगे। वहीं कनाडा में 20,000 अफगानियों को शरण देने की बात की गई है, जबकि जर्मनी ने भी 10,000 शरणार्थियों को पनाह देने के लिए हामी भरी है। ऑस्ट्रेलिया 3,000 शरणार्थियों को पनाह देगा। युगांडा भी 2,000 अफगान शरणार्थियों को अपने आने की परमिशन देगा। लेकिन अफगान की आबादी के मुकाबले ये संख्या जो है वो लाख तक भी नहीं पहुंचती है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। दुनिया के तमाम देश भले ही अफगानी नागरिकों को शरण देने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन ये उस संख्या से बहुत कम है जिस संख्या में अफगानिस्तान से लोग छोड़ भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हर बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा है। हर कोई इसी कोशिश में जुटा है कि किसी तरह अफगानिस्तान बॉर्डर पार कर ले।
और अब बात जम्मू और कश्मीर की करते हैं, जहां बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से 6 नए आतंकी संगठनों ने घुसपैठ की है। पता चला है कि बीते 1 महीने में 25 से 30 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के बाद सेना और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। चौकसी बढ़ा दी गई है। खबर यह भी है कि कश्मीर में मौजूद आतंकियों से अलग एलओसी के पार 300 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं और लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी सरगना युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी बनाने की मुहिम में जुटे हैं। 60 युवक घाटी से लापता बताए जा रहे हैं, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक चिंता का सबब बना हुआ है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनगर से मीर फरीद इस वक्त जुड़ चुके हैं। कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है ये समझने की कोशिश करते हैं। मीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो हालात हैं, जिस तरह से पीओके में तालिबानियों की एंट्री, वो पूरा नेक्सस जैश और लश्कर का, और उस सब के बीच में घाटी से 60 युवाओं का लापता हो जाना, कितनी बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसीज के लिए और घाटी की अमन शांति के लिए? जी बेशक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 ही महीने में ये 60 युवक जो हैं गायब हुए हैं। फैमिलीज़ को ये कह के गए थे कि ट्रैकिंग जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं या दोस्त से मिलने जा रहे हैं, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं हुआ है। उसके बाद जब इनकी फैमिलीज़ जो है सुरक्षा बलों पुलिस के पास गई, तो पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो अब साफ ये है कि ये जो है जैश और टीआरएफ में शामिल हो गए हैं। उसके साथ साथ अगर आपने जो कहा 25 से 30 जिनकी इन्फिल्ट्रेशन की खबर है, ये बात कही जा रही है कि एक स्पेसिफिक टास्क को लेके यहाँ आए हैं, कुछ बड़ा करने के, और छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ आके जो है बढ़ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो सुरक्षा बल इसको काफ़ी जो है गंभीरता से ले रहे हैं। कल अगर आपने देखा होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि 15 कोर को हेड करते हैं, शोपियन गए आईजी कश्मीर के साथ, और वहाँ एक्टिव मिलिटेंट जो है उनकी फैमिली से मिले, उनको परसुएट करने की कोशिश की कि आप अपने बच्चों को बुलाइए, तबाही के रास्ते से हटाइए, और हम जो है उनको सेफ पैसेज देंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है जो तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में, और जो हुआ है घटना चक्र, इतनी तेज़ी से जो चीज़ें बदली हैं, उसका एक मॉरल, जिसको आप कहेंगे एक इम्पेटस, एक असर यहाँ की मिलिटेंसी पे होना था, और वही शायद हो रहा है। और इसको रोकने की जो है पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त जो जितना भी सिक्योरिटी ग्रिड है, जितने भी बेल्ट फोर्सेज हैं, अपनी जगह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेंड ना बने, यहाँ के युवक जो हैं इस तरफ ना जाएं। लेकिन अगर आप जैश, लश्कर या ऐसी जो जितनी भी ये संगठन है, इनकी कोशिश देखें तो पूरी जान इस वक्त लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो असर है यहाँ देखा जाए, और उसको देखते हुए जो युवक हैं वो फिर से बंदूकें उठाएं और मिलिटेंसी को एक नया पुश मिले। अगर आप कश्मीर इस अपडेट के लिए मीर फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। नेशन 360 में अब बात राजधानी दिल्ली में आफत की बरसात की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से भारी बारिश हुई। सड़कों से लेकर फुटपाथ और घर के हिस्से तक पानी पानी हो गए हैं। राजधानी की तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं कि आखिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। इस दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते हैं, इस कैपिटल को, लेकिन किस तरह से जरा सी बारिश ने इसे चरमरा दिया। इसकी ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी है। आप देखिए, रिंग रोड हो, आईटीओ हो, हर जगह पानी ही पानी है, और दिल्ली में सड़कें यूं पानी से लबालब नजर आईं। और लोग जो हैं किस तरह से, जब ट्रैफिक कोलैप्स हो गया, जब रेड लाइट्स खराब हो गई, लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, तो पैदल ही सफ़र करने के लिए मजबूर हो गए। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, घंटों लोग जाम में फंसे रहे। ये तो शुक्र है कि कोरोना के चलते कई जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ऐसे में कम से कम लोग जो हैं उस तादाद में बाहर नहीं निकल रहे हैं जैसा कि आम दिनों में निकला करते थे। नहीं तो दिल्ली की क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोग मखौल उड़ा रहे हैं कि ये देश की राजधानी है। यहाँ पर देखिए कि आपको बीच व्यू भी मिल जाएगा और रिवर साइड व्यू भी मिल जाएगा। भारी बारिश के बाद दिल्ली बेहाल है। जगह जगह जलजमाव के हालात ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई हैं। ये तो मेरे का नुकसान है। एक बार फिर झमाझम बारिश हुई और दिल्ली ठहर सी गई। आसमान में काले बादल थे और दिल्ली की सड़कें और गलियां पानी से जलमग्न थी। दिन में ही अंधेरा छा गया और ट्रैफिक का बुरा हाल था। बुधवार की सुबह जब दिल्ली वालों की आंखें खुली तो उनका वास्ता रिमझिम फुहारों से हुआ। आसमान में बरसती बूंदों ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया, लिहाजा कई इलाकों में लंबा जैम लग गया। महारानी बाग, एम्स फ्लाईओवर, मूलचंद अंडरपास और आउटर रिंग रोड, हर तरफ पानी ही पानी था। सड़कों पर पानी भरने के कारण जगह जगह
लंबा जैम लगा था। इससे सड़क पर निकलने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। यहाँ पर बस को रुकना और किस तरीके से यात्रियों को जाना पड़ रहा है, पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है यात्रियों को। ये देखिए लगभग घुटने जो है वो भर गया है, घुटने तक पानी भर गया है, जिसके कारण यात्रियों को वहाँ पहुँचने में इतनी दिक्कत हो रही है। जितने लोग हैं यहाँ पर अभी उतरे हैं, आप देखिए किस तरीके से पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। यानी दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और थोड़ी सी बारिश होती है तो ये हाल हो जाता है। आज सुबह भी जब बारिश हुई तो इसी तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही थी जिन्हें जरूरी काम से बाहर निकलना था। इनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में भी बारिश मुसीबत बनकर आई। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी दिल्ली पर मानसून की मार अभी और बाकी है। मौसम विभाग का कहना है कि जो बारिश है 1-2 दिन तक इसी तरह से हो सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर राजधानी दिल्ली के अंदर जो है पिछले साल के मुकाबले जो है ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद जो है दिल्ली की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं और प्रशासन इस बारिश से कोई सीख नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से जो है दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के आगे दिल्ली बेबस नजर आ रही है। कल से रुक कर जारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं। बड़ी बात यह है कि इस बारिश ने एमसीडी की पोल भी खोलकर रख दी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबरें पूरे विश्लेषण के साथ जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था, जो आपसे सरोकार रखती थी। नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही।